हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अमन चावला। आज के वीडियो में मैं 4 टॉपिक पे या 3 टॉपिक पे बेसिकली बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पिछले वीडियो में कुछ पूछा था या एक सस्पेंस काइंड ऑफ क्रिएट किया था कि कौन सी वो 4 बातें हैं जिनको अगर आप दिमाग में ध्यान में रखते हो तो प्रॉपर्टी लेते वक्त ना तो आपका पैसा फंसेगा, ना इन्वेस्टमेंट करते समय ये डर होगा कि मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, बल्कि अप्रिशिएट करेगा, अच्छे रिटर्न देगा, अच्छे रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए। या अगर आप घर प्लान कर रहे हो तो एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी सोसाइटी में आपका, जिसमें आपको खुशी होगी लेने के बाद। लेकिन इस पे आने से पहले मैं बेसिकली एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। वो है कि जब मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना मैंने अपनी एजुकेशन में और जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जितना मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करके सीखा, बेसिकली ये मेरा ओपिनियन है कि जब भी आप कभी घर के लिए प्लान करो, तो मैंने जितनों को भी अभी तक अपने कैरियर में किसी को भी गाइड किया है या किसी को हेल्प की है, तो मैंने बहुत क्लियर बताया है कि जब भी आप अपना घर भी प्लान करो तो उस घर को प्लान करते वक्त भी आपके मन में ये जरूर होना चाहिए कि अगर कभी इन केस इसको कभी फ्यूचर में आपको बेचना पड़े, क्योंकि नॉर्मली एक घर में 3 जनरेशन रहती हैं। 3 जनरेशन का मतलब हो गया कि मान लीजिए 15 साल 20 साल आपको घर नहीं बेचना पड़े, उसके बाद किसी दूसरे शहर में जॉब लग जाती है या किसी कारण से आपको दूसरे सिटी में सेटल होना पड़ता है। तो जब आपको सेटल होना है तो जहाँ पे आपने घर लिया है ऑलरेडी, वहाँ पे आपको अच्छी वैल्यू मिले, अच्छा एप्रिसिएशन मिले, या अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है तो अच्छे रेंटल्स मिले, वो प्रॉपर्टी बेकार मतलब कुछ ना कुछ आपके काम आ रही हो, अच्छा किराया मिले, अच्छा एप्रिसिएशन हो रहा हो, तो आपको एक मन में एक अच्छा सेटिस्फैक्शन रहेगा, सुकून रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये बेसिकली किसी को भी मैं सजेस्ट करता हूँ तो बोलता हूँ कि जब आप घर लो तो उसमें 10% एक कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के लो कि घर तो है लेकिन कभी बेचना पड़ा। मान लीजिए मेरे इंस्टेंस में, मेरे एग्जांपल में देता हूँ आपको, एक फैमिली जिन्होंने 2012 में घर लिया, मेरे से लिया, लेकिन किसी कारण से उनको 2018 में ही उस घर को सेल ऑफ करके किसी दूसरे सिटी बैंगलोर में बेसिकली लेना पड़ा। तो अगर वो अच्छा नहीं होता या वो अगर उसमें उतना अच्छा वैल्यू नहीं होता, वो उतना अच्छा लोकेशन एडवांटेज उनको नहीं मिलता, इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो 2012 में लेके 18 में उनको वो रिटर्न ही नहीं मिलता अपनी प्रॉपर्टी में कि जिसको बेच के वो किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर पाते। तो ये एक बहुत ज़रूरी होता है घर लेते वक्त कि आप ये भी ध्यान रखो कि आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। अब मैं आता हूँ दोबारा से उन 4 पॉइंट्स पे जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए टू मेक श्योर कि आपका इन्वेस्टमेंट ना कि सेफ है बल्कि अच्छा अप्रिशिएट, अच्छा रिटर्न दे रहा है आपको। सबसे फर्स्ट पॉइंट रियल एस्टेट में रहता है लोकेशन। लोकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको दिमाग में कंसिडर करना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले। और इस लोकेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा लोकेशन में क्या कवर कर सकते हो आप, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या अवेलेबिलिटी है या नेक्स्ट 2 से 3 साल में क्या अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, नियरेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कहाँ पे मिल रहा है, क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की उस एरिया में, क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ प्लान है गवर्नमेंट का, या आपको पता चलेगा मास्टर प्लान से, या जिस बिल्डर या जिस सोसाइटी में आप ले रहे हो वहाँ से भी थोड़ा आप इंक्वायरी करोगे, रिसर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा। और बेसिकली अगर आप किसी लोकेशन को लेकर कंफ्यूज हो, आप मेरे से डायरेक्टली पूछ भी सकते हो, लेकिन अदरवाइज आपको जिस भी बिल्डर या जिस भी प्रोजेक्ट आसपास को आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वहाँ पे क्या बड़ा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ प्लान है, कोई आउटर रिंग रोड निकल रही है, कोई बड़ी आईटी सिटी प्लान्ड है, प्रपोज्ड है, कोई एंटरटेनमेंट जोन, कोई एससीजी, कुछ भी उस एरिया में अगर प्लान हो तो आप को ये बहुत हेल्प करेगा नियर फ्यूचर में आपका रेट बढ़ने में और जो लोकेशन डेवलप होगी उसमें। उसके बाद में आसपास में जो बेसिक ज़रूरतें हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, आपका ग्रॉसरी आइटम शॉप्स, ये 3-4 चीज़ें आपके घर के पास अवेलेबल हैं। आपके घर से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट का कितना डिस्टेंस है, कितना ट्रैवल टाइम, कम्यूटिंग टाइम कितना लगेगा, और अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा मॉल्स जाना पसंद करते हो या मूवी देखना पसंद करते हो तो एंटरटेनमेंट के लिए आसपास में अगर थोड़ा दूर भी है, 6-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी है, लेकिन कम्यूटिंग टाइम जो अप्रोच रोड है, जो रोड है वो कैसी है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ट्रैफिक रहता है उस रोड पे या बहुत दूर मॉल्स हैं 15-16 किलोमीटर दूर के, आपको मूवी देखने के लिए भी पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करके निकलना हो, जैसे एयरपोर्ट जाना है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो एक अच्छी लोकेशन का मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको दिमाग में
रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रेट। जो उस लोकेशन में जहां आप घर फाइनल करने जा रहे हो वहां पे रेट क्या चल रहा है, वहां आसपास में रेट क्या चल रहा है, बाकी प्रोजेक्ट्स में रेट क्या चल रहा है। कभी भी दोस्तों रेट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ना कंपेयर करिएगा। एक प्रोजेक्ट एक्स लोकेशन में, दूसरा प्रोजेक्ट वाई लोकेशन में, तो हम एक्स वाई लोकेशन के प्रोजेक्ट के रेट को कंपेयर नहीं कर सकते। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो, इन 2-3 पॉइंट्स पे मैं डिटेल वीडियो आने वाले कुछ समय में बनाऊंगा। अभी के लिए इसको आप समझो कि रेट जो उस लोकेशन में चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपको घर भी पसंद है, लोकेशन भी पसंद है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो रेट वहाँ प्रिवेलिंग चल रहा है, मान लीजिए वहाँ रेट चल रहा है 3000 का और आप परचेज कर रहे हो 3500 या 4000 रुपये में, तो ज़्यादा रेट पे ना परचेज करें, थोड़ा रिसर्च करें, ताकि अगर कल को आपको बेचना हो तो आपको ये रियलाइज़ ना हो कि जैसे कई कस्टमर्स के साथ होता है कि सब कुछ बढ़िया रहा लेकिन उन्होंने ऑलरेडी 3000 की चीज़ 3500 या 3600 रुपये स्क्वायर फुट पे ले ली, ताकि जब बेचना था 3 साल 4 साल बाद तो यही 500-600 रुपये उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने महंगे पे लिया तो उनको एप्रिसिएशन के लिए और नेक्स्ट 4-5 साल वेट करना पड़ेगा। तो रेट वहाँ क्या चल रहा है। और अगर आप उसी सेम लोकेशन में या उसी सेम एरिया में 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट हैं, आपस में सबका रेट कुछ ऊपर कुछ नीचे है, तो जिसका ऊपर है उसका क्यों ऊपर है, वो कुछ एडिशनल फीचर दे रहे हैं क्या, एडिशनल एमिनिटीज़ हैं या क्यों एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, उसका एक वैलिड क्वेश्चन आप उनसे पूछें। और अगर आपको लगता है कि वो जो एप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो वाकई में उसका उतनी कॉस्ट इंक्लूड होगी उस प्रोजेक्ट में, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लोन। लोन से मेरा मतलब है कि बीइंग ए लेमैन, एज अ कॉमन आदमी, आपको शायद प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उसका रिसर्च ही ना कर पाओ, आप उसको देख ही ना पाओ कि वो प्रोजेक्ट लीगल है कि नहीं। लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अथॉरिटी, जो लोकल अथॉरिटी है जिसका अप्रूवल चाहिए होता है, वो अप्रूवल है कि नहीं। बाकी एनओसीज, कितनी एनओसीज चाहिए होती हैं, इस पे भी एक डिटेल वीडियो हम बात करेंगे, लेकिन कितनी एनओसीज चाहिए होती हैं, परमिट टू बिल्ड, बहुत सारे पेपर्स, मैप अप्रूवल, क्या कुछ है कि नहीं है। तो इसका सिंपल चीज़ है कि आप उस प्रॉपर्टी पे कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक, स्पेशली एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी बड़ा बैंक, बेसिकली मैं तो कहूँगा एचडीएफसी, बिकॉज वो उनका फोर्टे है इसमें। और मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन अगर एचडीएफसी किसी प्रॉपर्टी पे लोन दे रहा है, एसबीआई किसी प्रॉपर्टी पे लोन दे रहा है, तो दैट मीन्स उनकी लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप किसी से भी पूछोगे इंडस्ट्री में या बैंकर से भी जो है, वो आपको बताएंगे कि एचडीएफसी की लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये सब कुछ बैंक उस प्रॉपर्टी पे लोन दे रहे हैं तो 100% उन्होंने सारे फैक्टर्स चेक किए होंगे, सारे लीगल पॉइंट्स चेक किए होंगे, तभी उन्होंने उस पर लोन देना स्टार्ट किया। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना कि कोई बड़ा बैंक, नेशनलाइज या एचडीएफसी काइंड ऑफ बैंक उसमें जुड़ा हुआ है जो लोन आपको इजीली प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसा है तो आपकी प्रॉपर्टी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सेफ है। चौथा पॉइंट है, बेसिकली ये 2 पॉइंट का एक मर्जर है। एक पॉइंट है पब्लिक, अगर मान लीजिए पब्लिक सोसाइटी, जिस एरिया में आप वो प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो वहाँ पे सोसाइटी कैसी आने वाली है, सोसाइटी कैसी है, आपका नेबरहुड कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको मिस कर देते हैं, लेकिन अगर आपको ये दिमाग में आपने नहीं रखा तो हो सकता है आगे चल के जब भी आप प्रॉपर्टी अपनी सेल ऑफ करो, या 6 साल 7 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो आपको नेबरहुड की वजह से जो आसपास की सोसाइटी है, वो एक सोसाइटी से मेरा, मैं किसी को डिमीन या किसी को अपवर्ड ऐसा कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ। मेरा सिंपल लॉजिक है कि अगर आप 40 लाख का प्रोजेक्ट ले रहे हो तो आसपास में सारे ही लोग 40 लाख के हैं कि नहीं, और अगर 40 या मतलब 40 से लेकर 60-65 लाख की रेंज में है, ऐसा तो नहीं कि एक प्रोडक्ट में से मिक्स है जहाँ पे 40 लाख के भी हैं, 1 करोड़ के भी हैं, 1.5 करोड़ के हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा कि कोई भी प्रोजेक्ट में जहाँ पे आप ले रहे हो, उस प्रोजेक्ट या उस बिल्डर का रेपो कैसी है, उसने पिछले प्रोजेक्ट कैसे बनाए हैं, कितने बनाए, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रही है, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं हुआ है, या जो सोसाइटी उसमें आई है, जो लोग उसमें आए हैं उनके पुराने प्रोजेक्ट्स में, उन पे जाके उनके क्लब हाउस में जाके आप उनसे बात करके भी देख सकते हो कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस हुई या उनको क्या बहुत अच्छा लगता है। तो इससे आपको एक बिल्डर का रेपो पता चलेगा। और अगर वो फर्स्ट बिल्डर है, पहला प्रोजेक्ट मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट है उस बिल्डर का, तो
इस पे मैं आपको ऑल टुगेदर बताऊंगा कि उसको चेक करने का क्या पॉइंट होगा। जो बिल्डर नया है मार्केट में और पहला ही प्रोजेक्ट अपना बना रहा है, तो उसकी तो कोई हिस्ट्री है नहीं जिससे आपको पता चल पाए कि उन्होंने कैसा काम किया था कैसा नहीं। तो इस पे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या आपको चेक करना चाहिए। लेकिन एक मोटा मोटी सी हिंट के लिए ये बता देता हूँ कि अगर उन 3 या 4 महीने आप उनके प्रोजेक्ट पे विजिट करते हो लगातार, आपको उस कंस्ट्रक्शन की स्पीड से, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से ये तो आइडिया जरूर लग जाएगा कि वो प्रोजेक्ट में वो कंपनी कितना इंटरेस्ट शो कर रही है। ऐसा तो नहीं कि आपको बोल रहे हैं कि 3 साल में दे देंगे, लेकिन 7 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, अभी तक काम ही नहीं स्टार्ट किया। अगर काम स्टार्ट किया तो बहुत धीरे काम चल रहा है, और अगर काम धीरे चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज वो कर रहे हैं कि जिसमें आपको लग रहा है कि पैसा तो इतना चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में मुझे वो सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो मुझे, क्योंकि आज के टाइम पे बिल्डर्स का बहुत ईजी हो गया है फ्लोर्स बना देना, 3 फ्लोर 4 फ्लोर 11 फ्लोर बना देना। उसके बाद फिनिशिंग में 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं। लोगों को बिल्डिंग ऊंची होती रहती है तो लगता है कि बहुत तेज काम चल रहा है, लेकिन एक्चुअली उस पे जो इंटीरियर है, जो उसका फिनिशिंग वर्क है, उसमें 3-4 साल लग जाते हैं। तो इसके कई फैक्टर्स हैं जिनको आपको चेक करना चाहिए। बेसिकली ये इस बात से बहुत क्लियर हो जाता है। जैसे लखनऊ या दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिनको आपको खुद को जानते हो, खुद को आप जानते होंगे, जो बहुत क्लियर काम करने में विश्वास कर रखते हैं। उनके पुराने प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट टाइमली डिलीवर्ड भी हैं और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ में एक ट्रस्ट फैक्टर उन्होंने गेन कर लिया है। तो ऐसे बिल्डर्स की रेपो, किसी भी बिल्डर की रेपो को जरूर ध्यान दें कि वो किस तरीके का उसका पिछला रेपुटेशन रहा है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके। और दूसरा मैंने कवर कर ही लिया आपको, इसी पॉइंट का दूसरा पार्ट है कि अगर किसी दूसरी जगह आप ले रहे हो जो प्रोजेक्ट अदर देन रीसेल प्रॉपर्टी है, पुरानी हो चुकी है, जहाँ पे बिल्डर इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे नेबरहुड कैसा है, वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे अब आपस में जो लोग हैं या जितने भी आपके नेबरहुड में जितने भी लोग हैं, कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड या बहुत बिल्कुल आपके कोई 30 लाख के लोग ले रहे हैं तो 30 लाख में वहाँ पे सारी कम्युनिटी इसी तरीके की है कि नहीं, कोई 1 करोड़ की है तो वहाँ पे सारी कम्युनिटी इस तरीके की है कि नहीं। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाह रहा हूँ और मैं किसी को ऐसा भी नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ कि 1 करोड़ वाला या 30 लाख वाला। हर आदमी का अपना बजट होता है, उस बजट के अकॉर्डिंगली आप उस सोसाइटी में जब प्लान करते हो तो ये सिर्फ मेरा इतना पॉइंट है बताने का कि वो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि नेबरहुड कैसा है। अच्छा, अब ये तो हो गए वो 4 पॉइंट्स। अगर इन 4 पॉइंट्स को आपने दिमाग में रखा है, इस पे अभी धीरे धीरे और एलैबोरेट करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन अगर इन 4 पॉइंट्स को आपने बेसिकली ध्यान में रखा है तो एज अ लेमैन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एज अ जनरल आदमी जो डर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने से, आप ये 4 पॉइंट बना लो और किसी भी प्रोजेक्ट को विजिट करने जाओ, इन 4 पॉइंट्स के आगे उनको खुद में एक नंबर दो। आउट ऑफ 10 लोकेशन को कितना, आउट ऑफ 10 रेट को कितना, आउट ऑफ 10 जो लोन मिल रहा है उसमें आउट ऑफ 10 कितना आप स्कोर देना चाहोगे उनके फाइनेंशियर्स को देख के या उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको लोन दे रहे हैं उनको देख के। और आउट ऑफ 10 आप जो सोसाइटी आसपास में ही या उस बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे लोग आए हैं ये भी आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, बिल्डर आपको बहुत पार्टी थ्रो करते हैं, गेट टुगेदर थ्रो करते हैं। गेट टुगेदर में आप जाके कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी लिए हुए हैं। उस पार्टी में एक गेट टुगेदर में आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन कौन से लोग, किस प्रोफाइल के लोग उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो इन सब को आप एक रेटिंग दो, 4 पॉइंट्स को, और 5-6 प्रोजेक्ट देखो। तो आपको इसमें मैं इंश्योर कर रहा हूँ ये चीज़, अगर ये 4 पॉइंट्स अच्छे हैं तो आपका प्रोजेक्ट, आपका घर भी बहुत बढ़िया होगा, आप बहुत खुश होगे, पैसा आपका फंसेगा नहीं, पैसा बढ़ेगा, ग्रो होगा पैसा। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा रिटर्न देके जाएगा। फ्यूचर में अगर आप उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह शिफ्ट होते हो तो आपको अच्छे रेंटल्स मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि मैंने रियल एस्टेट में एक टाइम पे डिसीजन लिया था। जैसे मेरे फादर या जितने भी मैं पुराने लोगों से मिलता हूँ उनको प्राउड फीलिंग होती है कि ये घर लिया था, देखो इतने में लिया था, आज ये हो गया, आज आसपास ये डेवलपमेंट है। तो आपको भी वो प्राउड फीलिंग होगी अपने घर के साथ, रेदर देन कि एक टेंशन बनी रहे कि मैंने घर लिया है पता नहीं क्या होगा, या वो इन्वेस्टमेंट लिया है तो पता नहीं क्या होगा। तो ये तो हो गए वो 4 पॉइंट्स। अब आते हैं एक नए टॉपिक पे। मैंने अभी हाल ही में एक न्यूज़ देखी, जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जितनी भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है
जितने भी बिल्डर्स की, उनको रेट टू रेट बेच देना चाहिए। और उसमें मतलब बिल्डर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि जब रेट मिलेगा मन चाहा तब रेट बेचेंगे, बल्कि अब उनको ज़्यादा लॉसेस ना हो तो उनको रेट टू रेट बेच देना चाहिए। तो इसमें कई क्वेरीज इस तरीके की आई कि अमन जी आप तो कह रहे थे रेट नहीं घटेगा, यहाँ तो रेट घट रहा है, यहाँ तो लोगों के माल नहीं बिक रहा है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा, इन्वेंट्री माने यूनिट्स जो हैं हर प्रोजेक्ट में बहुत खाली हैं तो कैसे क्या होगा, रेट डेफिनेटली गिरेगा। तो इस पे तो मैं एक पूरा वीडियो इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना बता दूँ, रियल इस्टेट सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं अभी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ आइडिया के लिए। मैं सपोज करिए एक XYZ कॉलोनी में रहता हूँ और मेरा दोस्त 4 किलोमीटर दूर ABC कॉलोनी में रहता है। XYZ कॉलोनी के अलग पैरामीटर्स है, अलग फंक्शनिंग है, ABC कॉलोनी की अलग फंक्शनिंग है। मेरे एरिया में रेट चल रहा है 3,500 रुपये स्क्वायर फुट, उसके एरिया में रेट चल रहा है 6,500 रुपये स्क्वायर फुट। तो 4 किलोमीटर दूर में एक लोकेशन से दूसरे 4 किलोमीटर दूर दूसरी लोकेशन में जाने में रियल एस्टेट के फैक्टर्स अलग हो गए, रेट अलग हो गया। तो जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, रियल एस्टेट एक सिटी में 4 पार्ट में या 10 पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि यहाँ का रेट अलग, वहाँ का रेट अलग। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस लोकेशन पे जिस भी लोकेशन के बारे में उन्होंने बोला उस सिटी का डायनेमिक्स और हमारे सिटी का डायनेमिक्स और भी 4 सिटी का डायनेमिक्स सेम ही वर्क करता हो। इस पे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, शायद आप बोर भी हो जाओ, तो उसके लिए सॉरी। बाकी नेक्स्ट वीडियो को मैं थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करूँगा और आप प्लीज़ मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब करें या आप फॉलो करें अगर आपको लगता है कि आपके काम की बात है या इसमें कुछ भी मैं हेल्प आपको रियल एस्टेट रिलेटेड कुछ कर पा रहा हूँ। थैंक यू।